नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। चीन से सरहद पर विवाद लगातार बना हुआ है। एलएसी पर चीन की सेना की तैनाती के जवाब में भारत की सेनाएं भी वहां पर मौजूद है। यह हालत 5 मई के बाद से बनी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस तरह दोनों तरफ से सेनाओं का मूवमेंट सरहद पर हाल फिलहाल में तो कभी नहीं हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि भारत की सरहद के भीतर 40 से 60 किलोमीटर तक घुसपैठ हो गई है। हालांकि आज तक के मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भरोसा दे चुके हैं कि हालात पर सेना और सरकार की पूरी नजर है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कहा है कि भारत के साथ विवाद में स्थिति स्थिर और नियंत्रण करने योग्य है। ऐसे में सवाल है कि चीन शांति की बात करने के बावजूद सरहद पर अड़ंगे क्यों लगा रहा है? क्या अब की बार इस विवाद पर आर पार होगा? आज का दंगल इसी पर। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग की ये तस्वीरें 5 मई के बाद की हैं। 5 मई को ही चीन से मौजूदा विवाद शुरू हुआ था। बड़ी तादाद में एलएसी पर चीनी सैनिकों के आने के बाद से भारत ने भी अपने सैनिकों की तैनाती वहां बढ़ा दी है। भारत कूटनीतिक प्रयासों से मामले को सुलझाने का पक्षधर है, लेकिन अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह चौकन्ना है। हालांकि कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का आरोप है कि चीन ने 40 से 60 किलोमीटर घुसपैठ कर ली है, जबकि सरकार का कहना है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने को लेकर अडिग है। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। भारत चीन विवाद पर तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब्संग सांगे का भी मानना है कि भारत को न सिर्फ अपनी सरहद बल्कि तिब्बत के मसले पर भी अपना कड़ा रुख रखना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि जब से चीन का आर्मी इंडिया के बॉर्डर में आया तब से ये टेंशन चल रहा है। पहले जब तिब्बत इंडिया का बॉर्डर था, हमारा सीमाना में ना आर्मी का जरूरत था ना बंदूक का जरूरत था। सो ये सब टेंशन तिब्बत ऑक्युपाइड होने के बाद हुआ है। भारत में हो रही प्रतिक्रियाओं और अडिग रुख पर चीन ने बॉर्डर विवाद के सुलझ जाने का भरोसा जताया है। 目前中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印关于边界问题的外交、军事沟通渠道。 दिल्ली से मंजीत नेगी और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बताएंगे कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। लेकिन बहस शुरू करने से पहले हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त लाइव आ गए हैं। वो हैं डॉक्टर लोब्संग सांगे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर सांगे, आपका आज तक पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि मौजूदा हालात जो इस समय बने हुए हैं, उस हालात में तिब्बत का स्टैंड क्या है? पहले रोहित जी, आपका वो आज का दंगल में आने को मिला, उसको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी तक यही कहा है कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस, शांति का क्षेत्र बनाना चाहिए और जितना भी सीमाना है उसको सैन्य कारण से मुक्त डिमिलिटराइज करना चाहिए। वो होंगे तो फिर भारत और चीन के बीच शांति होंगे। जो परम पावन दलाई लामा जो कह रहा है वो इतिहास के अनुसार जब तिब्बत और भारत के बीच का सीमाना था उसमें सैन्यकरण का मुक्त पहले से ही था, शांति का सीमाना था, वो होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन इस बात को लेके तो सवाल उठे ना, कुछ दिन पहले विवाद भी हो गया कि दलाई लामा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना कुछ हो जा रहा है सरहद पर, इतना कुछ बातचीत हो जा रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन दलाई लामा भी चुप थे और आप भी चुप थे, क्यों? हम चुप कभी भी नहीं थे। परम पावन दलाई लामा जी ने 60 साल तक ये अभी तक कहते रहा है, लेकिन हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है।
क्योंकि हम मानते हैं कि लद्दाख है, अरुणाचल है, सिक्किम है, ये सब भारत का हिस्सा है। हम सिक्किम भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए हैं। जब भी हम जाते हैं वहाँ पे भारत सरकार के परमिशन लेके जाते हैं और भारत सरकार के गेस्ट से, ऑनर गेस्ट होके परम पावन दलाई लामा जी तीनों जगह में गए हैं और यही मानते हैं। तो हम तो 60 साल से कह रहे हैं, तो पीस तोब्देन को अभी तक नहीं सुना हो तो उनका थोड़ा कान ठीक करना पड़ेगा शायद। पीस तोब्देन का ये कहना था कि थोड़ा चीन को भी बोलिए ना, हिंदुस्तान को तो आप बताते रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान सुनता है आपकी। चीन के साथ सामना करने वाले तिब्बती से कोई भी आगे नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में, भारत में चीन से हम 60 साल से कहते रहे हैं, चीन सुनते हैं और जानते हैं। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी, मैं तो एक छोटा सा वो लीडर हूं, हमें भी कंडेम करके जहां जिस जिस देश में जाते हैं क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसलिए हमारा वो कठिन जो अभी है ना, वो कब से हुआ? चीन ने तिब्बत को कब्जा किया, कब्जा करने के बाद हम भी कठिन में है। तो भारत और चीन का वो अभी वो इश्यू जो है तिब्बत को कब्जा करने के बाद हुआ। तो पीस तोब्देन को कहना चाहिए तो फिर चीन को कहना चाहिए, ये सब दुर्घटना वो घटना चीन के कारण से हो रहा है। हम लोग सबको एक मिलके चीन की तरफ देख के बात करना चाहिए। हम तो कहते रहते हम धर्मशाला में क्यों है? चीन से। चीन ने हमारे देश को कब्जा किया, हमारे जनता का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, रिलीजियस फ्रीडम डिनाई कर रहा है, और इसलिए अंतरराष्ट्रीय में जहां भी जाते हैं हम यही कहते रहते हैं। सो चीन के वो खिलाफ में बोलने का आवाज सबसे जोश से सबसे ज्यादा हम कहते हैं। तो पीस तोब्देन से हमारे से वो कंपेयर करने तो कुछ भी नहीं है, हम तो ज्यादा बोलते रहते हैं, हमारा काम ही यही है। सांगे साहब, पीस तोब्देन अभी भी मेरे साथ हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहस में नहीं खींचेंगे, मैं आपसे सीधे कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद हम इस विषय पर बहस करेंगे। उनका इस पूरे विवाद के बाद एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि मैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं और मैंने जो भी बात कही वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कही। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा। वो थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे, मैं उनसे फिर इस पे सवाल पूछ लूंगा। लेकिन दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्स, वो क्या कहते हैं? भारत और चीन इस समय जिस हिस्से को लेकर स्टैंड ऑफ की स्थिति में है या जिस जमीन को लेकर झगड़े की स्थिति है, उस पर असली हक किसका है आपके मुताबिक? हम तो यही कहते हैं, लद्दाख भारत का हिस्सा है कि नहीं? अरुणाचल भारत का हिस्सा है, सिक्किम भारत का हिस्सा है। इससे साफ साफ क्या कहना चाहिए? हम तो पहले से कहते रहे, अभी भी कह रहा हूं। अब जो पीस तोब्देन अभी आएगा तो अच्छा हुआ, हम उन्हें मिले थे और आज वो प्रिंट मैगजीन में लिखा हुआ है, हम पंगोन लेक में गया था। और क्यों गया था वहां पे कह रहा है, लद्दाखी का है, हम वहां क्यों थे? जब हम उन्हें मिले थे वो कह रहे थे लद्दाख में आइए, मेरे सेंटर में बात किए। हम लद्दाख में मिले थे लेह में, उन्हीं ने इनविटेशन करके उनका सेंटर में ले गया, वहां बात भी करने को कहा, हम बात कर लिया। तो जब हम लद्दाख में थे वो इनविटेशन करके मेरे को बुलाया। अब पंगोन लेक जो है आप लोग सब जानते हैं, वो मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स है ना, आमिर खान ने एक्टिंग किया, वो तो सारे संसार से टूरिस्ट जाने का जगह है वहां पे। तो हम वहां गए तो वो कह रहे क्यों वहां हम पहुंचे हैं, है कि नहीं? तो जब टूरिस्ट जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? और एक वो भी है, टिबेटन फ्लैग होइस्ट करने का बाद भी कहा कि हमने किया है, किया नहीं। मैं खुद पंगोन लेक में गया था, टिबेटन फ्लैग अभी भी वहां है, 30 साल से वहां है। क्यों? एक भारत नागरिक लद्दाखी रेजिडेंट और उनका हस्बैंड दो ने एक टेंट खड़ा किया हुआ है, उसका सामने वो तिब्बतन फ्लैग 30 साल से अभी तक वहां खड़ा रखा हुआ है। हम वहां विजिट किया, एक फोटो लिया, उससे थोड़ा इश्यू हुआ, हमने तिब्बतन फ्लैग होइस्ट किया ही नहीं। तो ये सब पीस तोब्देन कहते रहते हैं, जो कहते हैं और अभी जो कह रहे हैं उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कहना चाहता हूं। सर, पीस तोब्देन से अलावा मैं एक बिग पिक्चर की बात कर रहा हूं, और बिग पिक्चर की बात यह है कि आपको क्या लगता है इस समय जो स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी है, भारत और चीन के बीच में जो टेंशन दिख रही है, वो सही मायने में टेंशन है
या जैसे एक बार पहले डोकलाम में हो चुका है 75-76 दिन दोनों फौजें खड़ी रही और उसके बाद वापस चली गई, इस बार भी आपको लगता है वैसा ही होगा? नहीं, हम तो यही मानते हैं ना, शांति होना चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा, इसके वो बेसिस से हमें पॉलिसी होना चाहिए। चीन सरकार से अभी तक जितना भी मिलिट्री सीमाने में आके इंकर्शन कर रहा है, 2012 से करीब 200 से 400 का बात हो रहा है, हर साल 400 इंकर्शन हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। चीन सरकार और भारत के बीच में जितना भी सीमाना है वो LAC करके, लाइन ऑफ एक्चुअल करके डिमार्केशन कर चुका है, उसको मेंटेन करना है। उसके जो मेंटेन किया हुआ है वहां फौजी लेके मिलिट्राइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, वो सब नहीं करना चाहिए। ये हमारा वो स्टैंड है। भारत की तरफ से जो रिएक्शन है या जो एग्रेशन है, आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है काफी है, पर्याप्त है? मैं तो मानता हूं भारत तो कभी भी एग्रेशन पहले स्टेप नहीं करता है। वो तो अभी तक जो भी है डिफेंड करते रहा है। जो वो न्यूज मीडिया के जितने भी पढ़ते हो, जितने भी इंकर्शन हो रहा है वो चीन से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए। भारत तो डिफेंड कर रहा है, डिफेंड तो सब देश को करने का हक है, मगर हमें यही कहना है सीमाना, जितना भी सीमाना है वहां पे शांति होना चाहिए और सैनिकरण से मुक्त डीमिलिटराइज जोन करने से सबको फायदा है। आखिरी चीज, आपने सुना होगा पिछले 3-4-5 दिन से लगातार हिंदुस्तान में एक चीज को लेकर बात हो रही है और वो है बायकॉट चाइना, कि चीन का कोई सामान मत लो, चीनी सामान का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दो। सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी वायरल हुआ, आपने भी शायद देखा होगा। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, पॉसिबल है, किया जा सकता है ये? देखिए, अब किस देश से जो चीज बेच रहा है वो अपने देश के अंदर आ सके या ना आ सके, सरकार के भी हाथ में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, कंट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स वगैरह जितने भी लगा के लिमिटेशन कम कर सकते हैं। अब जनता को भी फिर मत खरीदो कहना तो पड़ेगा, मगर खरीदे जनता के पास कितना पैसा है, उसके साथ जिस चीज को सस्ता है वही खरीदेगा ना। मैं तो यही कहता हूं, जनता तो जो चीज सस्ता है वही खरीदेगी, मगर सेलिब्रिटीज जो है वो ब्रांड को इंडोर्स करता है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। वो कलाकारों लोग इंडोर्स करते हैं, ये चीन का प्रोडक्ट है, इसको खरीदो, वो नहीं करना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज लोग इंडोर्स जो करता है वो पैसा के लिए करता है। वो ट्वीट तो करते हैं, वो हमारे जवान के पीछे हम हैं और हम देश के लिए कुछ करेंगे कहते रहता है, मगर पहले पैसा के लिए चीन का प्रोडक्ट एंडोर्स तो मत करो, क्योंकि जितना भी फॉलोवर्स है, जितना भी फैन है, वो देखेंगे वो एक्टर एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी जो क्रिकेट प्लेयर है वो सबको फैन के तरफ से देखता है, उनको आइडल तरफ से देखता है। वो कुछ कहते हैं वो करते हैं, उसको तो पहले कम करो, है कि नहीं? वो कम करने से अब चीज का प्रोडक्ट से जाएगा। सो वो फिजिबल है या नहीं है, वो देश का कानून, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस और जनता का अपने जितना पैसा है वो उससे डिटरमिन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉब्संग सांगे आज तक से बात करने के लिए, रोहित जी, आज दंगल में आने के लिए। लॉब्संग सांगे तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी मसला है वो सीधे सीधे तौर पर दुनिया के सामने दलाई लामा और तिब्बत की सरकार रखती रही है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उसको उठाते रहे हैं। चीन के सामने में भी उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है, उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। हमारे साथ इस वक्त 4 और मेहमान आ रहे हैं, पीस टॉप डन, जिनका नाम लगातार लिया अभी लॉब्संग सांगे ने, वो हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एक्सपर्ट हैं भारत चीन के संबंधों पर। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त आ गए हैं। सुशांत सरीन हमारे साथ आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल। स्वागत है आप सबका आज तक के इस दंगल कार्यक्रम में। पीस टॉप डन, आपकी बातों से काफी आहत लगे, आपने सुना उनकी बात को। हालांकि जो बात आपने जवाब में कही है, मुझे याद है आपने दंगल में ही वो कमेंट किया था, जिसके बाद से काफी हंगामा हुआ, धर्मशाला में बाजार दुकानें बंद कर दी गई। और अब वो कह रहे हैं कि हम तो लगातार अपना स्टैंड साफ रख रहे हैं, आपको नहीं पता लगा तो उनकी क्या गलती इसमें? पीस टॉप डन। धन्यवाद रोहित जी। लॉब्संग सांगे जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, वो सही कह रहे हैं। वो लद्दाख आए थे, मैंने कोई इनविटेशन नहीं भेजा था उनको लद्दाख आने का, वो वहीं पे थे।
तो मेरा एक छोटा सा सेंटर है जी, लद्दाख इंटरनेशनल सेंटर। तो वो बहुत दुनिया के माने एक लीडर है, और उनका जो डिग्री देखेंगे वो आप हैरान हो जाएंगे। वो ऐसा एक तिब्बतन है जो थिंकर है, वो ऐसे नॉर्मल पॉलिटिशियन भी नहीं है। तो उसको कद के हिसाब से हमने उनको निमंत्रण दिया था, और भी कुछ तिब्बत के जाने माने लोग थे, तो हमने इनवाइट किया। उनका एक टॉक पे रखा था, उन्होंने टॉक शायद वाटर क्राइसिस, इन्वायरमेंट के बेसिकली उन चीज़ों पे एक टॉक दिया था, हमारे यहाँ रिकॉर्ड भी है, और काफ़ी इसके लोग अटेंड करने आए थे, तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो हमारा तो मकसद एक्चुअली एक ही है, तिब्बत का प्रॉब्लम हो या लद्दाख का प्रॉब्लम हो या भारत का प्रॉब्लम हो, हम सब एक ही मानते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हमारा यही है कि हार्ड पॉलिटिक्स पे डिस्कस करें। आप रिलीजन की तरफ छुपा के ले जाएंगे, किसी और में छुप जाएंगे, उसमें सारा गड़बड़ी हो जाता है फिर। तो मैं भी जो कहता हूं, मैं हार्ड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स पे बात है, जो हिंदी में शायद उसको भू क्या कहते हैं, भौगोलिक राजनीति जी जो या कूटनीति जो कहते हैं, मैं कूटनीति की बात करता हूँ, जो लोब्संग सांगे जी भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पहले तो मैं ये सफाई देना चाहता हूँ, पहले जो वक्तव्य हुआ था, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैं एक टीवी डिस्कशन में था जो आपने बुलाया था, आप ही एंकर कर रहे थे जी। मैंने ये कहा था कि ये तो सही है कि भारत सरकार का भी एक रवैया है कि इस स्थिति में तिब्बतन इशू को अभी इस भारत और चीन के सीमा विवाद में उनको ड्रैग ना किया जाए, धकेला ना किया जाए। स्पेशली जो परम पावन दलाई लामा जी को इस इशू पे आप इन्वॉल्व मत कीजिए, वो हम चीन और भारत के बीच में दे देंगे। लेकिन जो लद्दाख में स्थिति है, 101% जो लोग जो है उनकी अनुयायी है। परम पावन दलाई लामा जी जो है वो सुप्रीम लीडर है वहां के, तो वो कुछ मॉरल सपोर्ट तो चाहते हैं लोग, और कुछ सुनना चाहते हैं ताकि लोग हौसला बढ़े। तो हमारे फौजी लगा हुआ है सीमा पे, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट होता, चाहे लोब्संग सांगे जी देते थे, अभी जो उन्होंने सफाई दिया बड़ी अच्छी बात है, मैं इस पे डिफर करूंगा तो थोड़ी देर में, जब अगर आप मुझे समय देंगे। ठीक है। तो लेकिन ये आप एक इमोशनल रूप से ये चीजें वो सब ठीक है, लेकिन हार्ड फैक्ट्स तो यही है कि देयर आर प्रॉब्लम्स। अभी ये कह रहे हैं कि 70 साल से इस विषय पे वो बोलते आ रहे हैं, चीन के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। हमें भी पता है, हम भी चीन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फैक्ट्स ये भी कहता है, जो फैक्ट्स कंफर्टेबल फैक्ट्स नहीं है, कि जब आए थे भारत में आए थे, परम पावन दलाई लामा जी भी आए थे, और उनके जो एक्साइल गवर्नमेंट बनाए थे वो 1959 में आए थे। जो भारत का आजादी हुआ था 1947 अगस्त 15 को, उसके ठीक 2 महीने के बाद 26 अक्टूबर को लासा से 3-4 टेलीग्राम आए, 2 या 3 आया। वहां पे कोई पीएन कॉल हमारा कौंसल थे, उन्होंने पंडित नेहरू को चिट्ठी भेजा कि जितने भी जमीन हिमालय में है वो तिब्बत का है, अब जब ब्रिटिश चला गया तो सारा हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डेड है, पार्लियामेंट्री डिबेट है, और अच्छी किताबों में लिखा है। देखिए, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, और एक स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। गलत है सच है वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मैं एक फैक्ट्स के ऊपर चलता हूँ। पंडित जी ने पार्लियामेंट में इसको डिस्क्लोज नहीं किया काफी साल तक, बाद में तो ये आउट हुआ, चलो वो बात भी दूर है। उसके बाद हम लोगों का अभी लोब्संग सांगे जी कह रहे हैं कि मैकमोहन लाइन आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। 1914 में जब शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन का साइन हुआ था, तिब्बत की जो प्रतिनिधि आके उस पर साइन किया था, चाइनीज ने नहीं किया था। उनका अपना प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता है, लेकिन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद तिब्बत सरकार ने उसको रेटिफाई किया था, नहीं किया था, मुझे अभी कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, जब आपने हमने 1949 में उनको बुलाया था, आइए आप हम रेटिफाई करते हैं बॉर्डर को। अभी उनके समदोंग रिम्पोचे भी ने ये स्टेटमेंट दिया है कुछ साल पहले कि जब भारत ने उनको निमंत्रण दिया आके हम दोबारा बॉर्डर पे एग्रीमेंट करें, तो उन्होंने इस मीटिंग में शायद आए नहीं है, मना कर दिया कि इसलिए नहीं। तब जाके भारत ने चीन के साथ, लेकिन इस सारी परिस्थिति में जो मौजूदा स्टैंड ऑफ है सर, प्रेजेंट स्टैंड ऑफ जो है, उस सारी परिस्थिति में मेरा सवाल यह है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है बख्शी साहब, क्या भारत जो कर रहा है वो सही रिस्पॉन्स है, वही होना चाहिए, या ये चाइनीज दंगल है और ये आए 2-4 साल में 3 साल में होगा ही होगा?
ये स्टेटस को ऐसा ही होता रहेगा, फिर उनकी फौजें आएंगी, फिर बीच में कुछ वीडियो रिलीज होंगे, फिर ये कहा जाएगा देखो मारपीट हो गई, गाली गलौज हुई, और फिर आंख दिखाएंगे एक दूसरे को और फिर वापस चले जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक चीन का सवाल है, हाल में वो चारों तरफा बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा है, चाहे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, और अब भारत के खिलाफ तो खासा आक्रामक तेवर है, उकसा रहा है हमारे पड़ोसियों को, इधर नेपाल, उधर पाकिस्तान, और अब तो ये मारपीट का दर्जा आ गया है वहां पे। और हमने भी उसका बहुत फर्म जवाब दिया है, टिट फॉर टैट हमने किया है, जैसा वो कर रहा है जैसे को तैसा हम दे रहे हैं, और बिल्कुल यही पॉलिसी होनी चाहिए। गनीमत यह है कि अभी तक इस बॉर्डर पे 1967 के बाद गुस्से में फायर नहीं खोला। 75 में कुछ गोली चली थी, लेकिन 67 आखिरी काइनेटिक क्लैश है। मैं चिंता तब करूंगा अगर वहां पे फायर खुलता है। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको दबा दिया जाए, इसको नियंत्रण में लाया जाए, और चीन भी इस वक्त ऐसी कोई ज्यादा चाह नहीं है उसको कि वो हर जगह दुश्मनी मोल ले और वो कई अलग अलग जगहों पे वो फ्रंट्स खोले, मोर्चे खोले, क्योंकि चीनी सामरिक दृष्टिकोण ये है कि एक समय पर एक स्ट्रैटेजिक दिशा, इस वक्त वो दिशा ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ है। ये चीन के खुद हित में नहीं कि वो नए फ्रंट खोले, खासकर इंडिया का फ्रंट भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये क्योंकि 1962 नहीं है, बहुत लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है तब सर, से लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ नहीं, लेकिन बख्शी सर, एक सवाल का जवाब मैं सुशांत सरीन को लेकर आ रहा हूं चर्चा में, उनसे लेना चाहता हूं। सुशांत सरीन, अक्सर हम देखते हैं जब जब कुछ विवाद होता है चीन के साथ, हम बॉर्डर पे तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन यहां लड़ी और फुलझड़ी खरीदने से मना कर देते हैं। बायकॉट चाइनीज, ना वो बायकॉट होता है ना वो प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन केवल ट्रेंड करा के यहां लोग खुश हो जाते हैं कि देखो जी हम तो चीन के खिलाफ खड़े हो गए और हम तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। या टीवी पे ऐसा हो जाता है कि बस अभी गोली चली और तब गोली चली। नहीं रोहित, देखिए, जहां तक बॉयकॉट चाइना वाला सवाल है, मेरे के लिए दो चीजों को दर्शाता है। एक चीज तो ये है कि भारत के अंदर अगर इस तरीके के विवाद पैदा हों चीन के साथ, और चीन एक दुश्मनी का मुजाहिरा करे भारत के खिलाफ, तो एक लोगों का अपना रोष तो होगा, और वो फिर अपने तय जो कुछ कर सकते हैं या जो चीज को व्यक्त कर सकते हैं वो करते हैं। अब उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो एक अलग सवाल है। और वो एक दूसरी तरफ अपने सिस्टमैटिकली अपनी जो उत्पादकता थी, अपने जो हमारे हुनर थे, अपनी जो हमारी उद्योग थे, उनको कैसे हमने बेदर्दी के साथ बिल्कुल जमीन में रौंदा है। उस पॉलिसीज के तहत वो इंस्पेक्टर राज और ये जो बाबू हैं हमारे, जो जिनका पेट कभी भरता नहीं है, उनको इन लोगों के ऊपर मुसल्लत करके जो यहाँ पर लोग उद्योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके ऊपर हमने हमने उनके ऊपर दबाव डाले हैं कि कोई यहाँ पर प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता। सबसे आसान काम ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करूंगा मैं, अपना यहाँ पर कुछ बनाऊं ना, मैं दिए भी हूं तो मैं चीन से इंपोर्ट करूं, उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पर मैं करूंगा तो हर दूसरे दिन कोई एक्साइज का इंस्पेक्टर, कोई लेबर का इंस्पेक्टर, किसी और चीज का इंस्पेक्टर आके मुझसे घूस मांगेगा, मेरा जीना दूभर कर देगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी है। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना है कि हम लोग चीन से इंपोर्ट कर क्या रहे हैं और उसका क्या खामियाजा होगा, क्योंकि अगर एक तरफ तो ये है कि हम देवी देवताओं की मूर्तियां इंपोर्ट कर रहे हैं और लड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं और खिलौने इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से वो ऐसे उत्पादों का है जो हमारे यहाँ पर नहीं बनते और दुनिया में कहीं और से अगर खरीदेंगे तो हमको महंगे पड़ेंगे, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पे असर पड़ेगा। अब उसका एक तो ये है कि हम बेहतर क्वालिटी अमेरिका या यूरोप या किसी और देश से, जापान से खरीदें ज्यादा अच्छे टर्म्स पे, या उनको यहां पर आकर्षित करें। लेकिन
फिर हमने यहाँ पर पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि जमीन खरीदनी पड़ेगी तो आपको पता नहीं 50,000 लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको कुछ करना, बिजली चाहिए होगी तो 50,000 लोगों से आपको जाके बिजली की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो हमने निजाम ऐसा बनाया कि कोई यहाँ पर आके उत्पादन करना नहीं चाहता, ताकि यहाँ पर हमारे को वही सामान सस्ती कीमतों पे भी मिले, हमारी उत्पादकता भी बढ़े, हमारे जो लोग हैं वो ट्रेन भी हो। मतलब एक लाइन में मान लो ना, बायकॉट चाइना इज नो सॉल्यूशन। इसको ट्रेंड करा के आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हल नहीं होगा। सोल्यूशन रोहित, देखिए सोल्यूशन है, लेकिन वो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम ना कीमत अदा करना चाहें और ना ही हम चीन का सामान खरीदना चाहें। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती। ठीक है, ओके, ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, लेकिन फिर ये सोच विचार कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नी जर्क रिएक्शन से अगर आप ये काम करेंगे तो लेने के देने पड़ सकते नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत भले ही कहा हो, सरकार ने बॉयकॉट चाइना ट्रेंड कराने की कोशिश नहीं की, लोग कर रहे हैं। और आपने उस चीज को साफ तौर पे अभी अंडरलाइन किया भी कि ये लोगों का रिएक्शन होता है, वो उनको रिएक्शन देने की छूट है। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जी पूरा कर लीजिए बात को, पूरा कर लीजिए बात को। देखिए, जो सरकार की आत्मनिर्भरता की जो बात उन्होंने की, उससे तो मेरी दो राय नहीं हो सकती उस बात। ठीक बात। प्रॉब्लम ये है कि वो जो नीतियां उस आत्मनिर्भरता को प्रमोट करेंगी, वो या तो 70 के दशक की वो जो वुडू इकोनॉमिक्स इंदिरा गांधी करती थी। आवाज कट गई सर, वापस आता हूं, नेटवर्क का इश्यू है, आवाज कट गई है, वापस आते हैं आपके पास। बिशंबर दयाल साहब जल्दी से, अपनी देश की पॉलिटिकल पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया ये लिखते हुए कि 40 से 60 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया। आप लोग कर क्या रहे हो? अगर 40 से 60 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया होता तो क्या भारत ऐसे बैठा होता चुपचाप सन्नाटे में? नहीं रोहित, मैं समझता हूं ये तथ्यों से बहुत दूर है। 40 से 60 किलोमीटर अगर चाइना अंदर आ जाएगा तो बॉर्डर पर स्थिति ये नहीं रहेगी और आई थिंक देयर विल बी अ प्रॉपर वॉर। तो लेकिन एक बात जरूर है रोहित कि चाइना समझता है कि भारत के पास और चाइना के पास, वो इस विवाद को इसीलिए उगलता रखता है, वो इस विवाद को इसीलिए जारी रखता है कि वो भारत की सेंसिटिविटीज को समझता है और जैसे उसके ऊपर अदर प्रेशर्स होते हैं, उन प्रेशर्स को लेट ऑफ करने के लिए वो भारत पर सीमा विवाद को, खासकर हमारी सेंसिटिविटीज को, वो हमेशा ट्रिगर करता है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये नॉर्मल मुद्दा तो है नहीं। चाइना अगर एलएसी क्रॉस करता है, जो हम सोचते हैं वो एलएसी राउंड बाउंड्री है, अगर उसको क्रॉस करता है, 2-3 किलोमीटर भी अंदर आता है, हवाई जहाज आते हैं, प्रिपरेशन हो रही है, दुनिया भर के, उसने फौजें बढ़ा दी, हमने फौजें बढ़ा दी, तो मामला गर्म है। लेकिन इस मामले गर्म में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमें उसके हाथों में खेलने की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए। देखिए, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत कम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं भारत के पास। चाइना भी जानता है, गलवान वैली में या पोंगसो लेक में बहुत पहले से चाइना ने अगर इंक्लूजन की, अगर 2-3 किलोमीटर भी की, तो अब भारत क्या करे? भारत को वो सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको और अगर वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करता है, किसी किस्म की डिप्लॉयमेंट करता है, भारी तादाद में प्रेजेंस रखता है, तो फिर भारत की हानि है। तो आप भी शुरू से ही जो उसकी इमेजिनरी लाइन है, जो वो सोचता है, जो हम सोचते हैं हमारी इमेजिनरी लाइन है, जो हमारी एक्चुअली टेरिटरी है, आखिर ऑक्यूपेंट तो चाइना है, वो तो हमारी टेरिटरी है, 1962 से पहले थी। जो हम वो सोचते हैं, जब तक हम उस पर कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर नहीं करेंगे और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर करके उसको आउट मैन्यूवर नहीं करेंगे, जब तक इस किस्म के विवाद चलते रहेंगे, चाइना अंत में क्या होएगा? अगर चाइना यहाँ जब विंटर्स आएंगे, चाइना थोड़ा बहुत विड्रॉ करेगा, लेकिन इस स्टैंड ऑफ से हम सब जो इंडिया की इकोनॉमिक जो वो है, जो इंडिया के अपने मुद्दे हैं, उनसे भटक जाते हैं। चाइना का मुद्दा स्पष्ट है, चाइना इस टाइम तवांग, हांगकांग और जो ये अभी मेरे साथी बोल रहे थे। पर सर, हम तो एक बात कह रहे हैं ना, अगर आपने नहीं उसको कंप्लीट करने के बाद सर मैं इस बायकॉट चाइना के ट्रेंड से अलावा भी एक बात कह रहा हूं, और वो ये है कि जब भारत ये बात साफ साफ तौर पे कह रहा है कि चाहे हांगकांग का मसला हो, हम उसमें एक से रखेंगे, चाहे ताइवान का मसला हो, हम उसमें एक से रखेंगे, अपने 2 आदमी बिठा के भारत ने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। क्या भारत अपने सारे ऑप्शंस नहीं टटोल रहा, जो आप कह रहे हैं कि नहीं टटोलता? भारत करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एलसी पर
हम एग्रेसिव हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और अब हम जब वो अगर आया है तो हम भी भारी तादाद में हैं। मैं समझता हूं यही चीज हमें प्रिएम्प्ट करनी चाहिए, जैसे हमने कारगिल किया था, जैसे हमने अपना ग्लेशियर में किया था। सिमिलर टैक्टिक्स अब हमें चाइना से घबराने की जरूरत नहीं है, चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो देशवासियों को यह भरोसा होना चाहिए कि जो लैंड वॉरफेयर है माउंटेन्स में वो इतनी इजी नहीं है, और भारत की बहुत अच्छी तैयारी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और हमें कैपेबिलिटी और बिल्ड करने की जरूरत है। वो मैं नहीं कह रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक भी हम बहुत स्ट्रांग हैं। तो हमें प्रिएम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए, जैसे चाइना लेता है बार बार ऐसी जगह आगे। अगर डोकलाम करता है तो 70 दिन तक सारा देश डोकलाम पर बैठा रहता है। अगर वो जाके गलवान वैली में 2-3 किलोमीटर आता है तो सारा देश, वो ये करे, इससे पहले हमें भी करना चाहिए। नहीं, अब मेरा सवाल ये है जीडी बख्शी साहब, भारत तो इसके लिए नहीं जाना जाता ना। भारत की तो पहचान ही यही है कि वो पहले नहीं करता, तभी तो वो करता है। तो तब तक आप एक मिनट जीडी बख्शी तोड़ेंगे, वो करता रहेगा। देखिए, ऐसा है, इसमें आपके पास दो बड़े विकल्प हैं। ऑफेंसिव विकल्प अगर आप देखें, आक्रामक विकल्प देखें, एक आपको लगे कि जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन की थी, हमने हमले करके उनको खदेड़ के तभी दम लिया। एक है कि आप इस तरह की एस्केलेशन के करने के लिए करें, उसके काफी अंजाम हैं, काफी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरा है आप कहीं और काउंटर इंट्रूड करें, जहां क्लेम हमारा है और एरिया खाली है उसको पकड़ लें, ताकि दोनों टेरिटरी बार्गेन हो सके। इस वक्त हमारी कोशिश जो दिख रही है कि हमने इस जगह को मजबूत किया है, टिट फॉर टैट डिप्लॉयमेंट की है, और साथ साथ बातचीत कर रहे हैं सुलझाने की। अगर सुलझ जाता है तो ठीक है, अगर एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रहता है डोकलाम जैसे 72 दिन, अभी तो काफी दिन है 72 में पूरे होने पे, फिर भी ठीक है। लेकिन अब हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये एनुअल रेकरिंग फीचर्स जब ये शुरू हो जाएगा तो देन वी विल हैव टू टेक अ कॉल। सर, पीओके में या पाकिस्तान में तो आपने डिटर किया जाए। इस बात के लिए खुश मना लिया देश ने कि भाई हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक कराए या हमने एयर स्ट्राइक कर दी। चीन के साथ तो आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना सर, ये बात जानते हैं आप भी। मैंने कहा है तभी दो ऑप्शन है, एक वो आपके एरिया में है, वो डोमिनेटिंग हाइट है गलवान में, जो कि आपकी जो दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्दी रोड को डोमिनेट कर रही है। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से मुझे हटाना होगा, तो या तो आप सीधा अटैक करें और वो एरिया को क्लियर करें जैसे हमने कारगिल में किया था, ठीक है। दूसरा है कि आप यहाँ कुछ मत करें, जहां हमारे को सूट करता है हम काउंटर इंट्रूड करें, ठीक, उसके एरिया में, और फिर बार्गेन करें कि आप वो खाली करो तो हम ठीक ये खाली करेंगे। बेसिकली ये विकल्प है। ओके। तीसरा विकल्प है बातचीत, जो अभी ट्राई किया जा रहा है। सुशांत सरीन, आपको पसंद नहीं आया आइडिया, शायद आप बोल लीजिए, फिर स्तोपदान के पास जा रहा हूं जल्दी से। देखिए, एक तो हम ये जो तुलना करते हैं पाकिस्तान की और चीन की, मेरे ख्याल ये एक बेमानी सी तुलना है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और बिल्कुल उस पर दोनों साइड्स के हस्ताक्षर हैं। सबको पता है कि वो लाइन कहां पर है, कौन सी चीज किसके पास है और कहां पर रहेगी। इसलिए अगर वहां पर उल्लंघन होता है तो उसका रिस्पॉन्स जो होता है बिल्कुल दूसरे किस्म का होता है बनस्बत चीन के। दूसरी चीज, पाकिस्तान के साथ आए दिन हमारी फायरिंग होती रहती है, और इसलिए वहां पर ये एक नॉर्मल सी स्थिति है। चीन के साथ, जैसे स्तोपदन भी पहले कह रहे थे, या जनरल बख्शी ने भी पहले कहा कि अगर 1967 के बाद या 1975 के बाद कोई गोली नहीं चली, तो अभी अगर उसको गोली चलाने का कोई मतलब अभी समझ में नहीं आता। और फाइनली कि ये बॉर्डर बेसिकली स्टेबल है। वहां पर जो विवाद है वो ये है कि वो लाइन कहां पर से चलती है, और धीरे धीरे करके पर बात की जरूरत है। अब जनरल बख्शी जब कहते हैं कि जहां पर आपका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, जहां तक मेरा ख्याल है एक जगह पर आपका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, वहां पर आपका बॉर्डर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड है, सिक्किम का जो एरिया है।
अगर वहां पर आपका रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है, आप उसका उल्लंघन करते हैं तो उसका कुछ और ही मतलब निकल के आएगा बनस्बत इसके के ये वाला जो एरिया है जहां पर एक विवादित एरियाज हैं, वहां पर आप अगर कोई उस तरफ चले जाते हैं या वहां पर जाकर कोई आप अपनी बेस बना लेते हैं तो उसका एक दूसरा असर होगा बनस्बत उसके कि जहां पर बॉर्डर डिसाइडेड है। ठीक है। तो मेरे ख्याल बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और इसलिए इसको हमारे भी इंटरेस्ट में है। अगर हमारे इंटरेस्ट में ना होता कि बॉर्डर को स्टेबल रखा जाए, यहाँ पर हालात काबू से बाहर ना हो, ये हमारे इंटरेस्ट में ना होता तो फिर हम ये सब ना कर रहे होते। तो इस समय जो हालात हैं और दुनिया के जो हालात हैं उसमें पुंचक स्टोपडाउन आपको क्या लगता है, क्या स्टेटस को दुनिया के लिए बेहतर परिस्थिति है या फिर वो जो अभी जीडी बख्शी सजेशन दे रहे थे कि भारत को, और विशंबर दयाल भी कह रहे थे कि भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा? देखिए, तीनों ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए। एक ऑप्शन जो जीडी बख्शी जी कह रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि हम इतना कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करें, डिटरेंस कैपेबिलिटी करें कि चाइना को हम चित कर सके, इतना पावरफुल बन जाए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए, सिचुएशन को डिफ्यूज कीजिए, वो चले जाएंगे लेकिन 3 साल के बाद फिर वो विवाद वापस आ जाएगा। तो परमानेंट सोल्यूशन तो वो नहीं है। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहे तो थर्ड ऑप्शन है कि आप रियल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू कीजिए, जो रूस और चाइना ने किया। 20 साल में उन्होंने सारे सीमाएं विवाद जो है वो खत्म कर दिया है। वो उनका एक सक्सेस स्टोरी है, हमारे साथ नहीं हुआ। जैसे ये जो अभी वुहान स्पिरिट पे 2018 से चल रहा है, मुझे लगता है वो भी अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम है हमें भी नहीं समझ आता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग तो जरूरी है। दोनों कंट्री में ट्रस्ट है ही नहीं है, बिल्कुल फुल ऑफ मिसट्रस्ट है। कारण क्या है मैं नहीं समझता हूँ, इसमें बड़ा डीप कॉम्प्लेक्स है, पता है। लेकिन मूल बात यह है कि हमारा क्लेम लाइन जो है, जो 50 से पंडित नेहरू के टाइम से हमारा है कि ईस्टर्न सेक्टर में हमारा मैकमोहन लाइन का फॉर्मूला चलता है। जो मैकमोहन लाइन जो है, सर मैकमोहन लाइन की बॉर्डर के, उसको लेके हम अपने एरिया को क्लेम करते हैं। जो अभी जो वेस्टर्न लाइन में है, वेस्टर्न सेक्टर में है, लद्दाख सेक्टर में, उसको जॉनसन लाइन का है। ये सारा हमारा स्टेटेड पॉलिसी है। अब ये पूछना पड़ेगा, भैया आप हमारे क्लेम लाइन को नहीं मानते हो तो आपका क्लेम लाइन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों मांगते हो इस एरिया को? तो उसमें आपको सारा आंसर मिल जाएगा। हम क्या बताएं? लेकिन वो कोई क्लेम करता है तो क्या हिंदुस्तान ने आज तक पूछा नहीं? क्या बोलेगा कि मानचू डायनेस्टी का हिंदुस्तान ने आज तक ये सवाल पूछा नहीं होगा? क्या सर, क्या चीज है? हिंदुस्तान ने आज तक ये सवाल पूछा नहीं क्या पहले, जो आप कह रहे हैं आज कि पूछना चाहिए? डिबेट होना चाहिए ना। वो चीन का क्या फार्मूला है बॉर्डर के ऊपर? वो सिर्फ घुसना ही उसका एक फार्मूला है क्या? तो उसको एक स्टेटेड पॉलिसी होना चाहिए भाई कि आपका क्या फार्मूला है भारत के ऊपर आने का। तो बोलेंगे जी मेरा ये फार्मूला है, ये 1 2 3। वो आपका मेरा क्लेम लाइन कहता है मैं इसको मेरा मानता हूँ, मेरा मानता हूँ। माओ ने कहा था कि मेरा 5 फिंगर हिमालय का मेरा हमारा है। ऐसे ऐसे बातें आए हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे टॉक्स हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच में बॉर्डर टॉक्स हो ही रहे हैं। तो बाइकॉट चाइना करने से दबाव में आ जाएगा क्या चीन? टॉक्स में क्या हो रहा है? बाइकॉट चाइना कहने से चीन दबाव में आ जाता है क्या? आ जाएगा? नहीं, उसमें देखिए ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से तो बहुत ही परेशान है, लोगों का सेंटिमेंट बहुत हर्ट हो गया है। स्पेशली ये कोरोना वायरस के बाद लोगों का और बढ़ा है। तो हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पब्लिक सेंटिमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जब लोग कह रहे हैं कि चीनी माल नहीं खरीदना है तो उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दबाव आएगा सरकार के ऊपर। तो हमें उपाय तो ढूंढना है, चाहे खरीदे या ना खरीदे वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शंस ढूंढने चाहिए कि कितना हम अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। जैसे कह रहे सारा दवाई का माल चाइना से आता है, तो हमारा हेल्थ कंसर्न भी रहता है। तो उपाय क्या है? शायद इस सरकार ने बहुत सारे कुछ किया है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। जो अभी अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री ने, कि हम डिप्लोमेटिक टॉक्स पे, मेरा ये मानना है कि शायद सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा लंबा चलेगा वो अलग बात है। दोकलाम में 73 डेज चला था, 73 दिन। इस बार उतना नहीं पड़ेगा, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, लेकिन शायद स्लोली ग्रेजुअली जो है कोई ना कोई चैनल। देखिए अभी तो हमारा सिर्फ मिलिट्री चैनल और डिप्लोमेटिक चैनल खुला है, अभी तो राजनीतिक चैनल हमने खोला ही नहीं है दोनों देश के बीच में। जो मोदी जी और प्रेसिडेंट शी के बीच में है, उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। दे आर ऑन दे हैव वेरी पर्सनल इक्वेशन, जो आपने महाबलीपुरम में देखा या वुहान में देखा है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो सरकार ने बनाया है, एंड लेट्स नॉट टॉक टू मेनी थिंग्स। जो सरकार जो चला रही है उस पर विश्वास कीजिए। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दे विल डील विद द सिचुएशन। ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, खासकर
पाकिस्तान ठीक है, हमारे पेट से कड़ा हुआ है, रोज हमें बॉम्ब फेंकते हैं, टेररिज्म करते हैं, आतंकवाद करते हैं, लोग परेशान होते हैं, इंस्टेंट जवाब होता है। लेकिन चीन के बारे में सोच समझ के, तो सिर्फ सरकार के पास क्षमता है और सरकार को सोच के सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे फौजियों को सपोर्ट करना चाहिए, सेना को सपोर्ट करे तभी चलेगा। ठीक है।